चलिए बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, इसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैं कर चुका हूं। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर हमारा 4th लेक्चर है बेटा, और इसमें मैंने आप लोगों को आज तक एक एक वर्ड बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के बताया है। तो आज की क्लास में बचे हुए कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आज की क्लास में ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक है वो बेसिक लेवल पर हम लोग कंप्लीट कर दें। तो चलिए पहले मीनिंग्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो हमारे क्लास नोट्स में से करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर आप लोगों के साथ मैंने मीनिंग आपको बताया। मैं फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग बताया, उसके एग्जाम्पल्स बताए, इवेंट का मतलब बताया, उसका एग्जाम्पल करवाया, मीनिंग ऑफ अकाउंट ये हमने डिस्कस कर लिया, मीनिंग ऑफ कैपिटल डिस्कस कर लिया, ड्रॉइंग्स क्या है डिस्कस कर लिया, लाइबिलिटीज क्या है ये डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज मैंने बताया था, एसेट्स हमने डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन हमने किया था एसेट्स का, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने एसेट्स के बाद रिसिप्ट का मीनिंग डिस्कस किया, रिसिप्ट के बाद एक्सपेंडिचर का मीनिंग डिस्कस किया, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, गुड्स, इन सब के मीनिंग, कॉस्ट, इन सब के मीनिंग हमने डिस्कस किए थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको वाउचर तक ये टॉपिक करवाया था। वाउचर के बारे में मैंने बताया था कि लीगल एविडेंस है। चलो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्काउंट के बारे में। बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन आर कैश डिस्काउंट। आप बोलेंगे सर डिस्काउंट वर्ड हमने सुना है पहले, हमें पता है। बेटे जनरली डिस्काउंट बिजनेस में 2 तरह की टर्म्स यूज होंगी, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होगा कैश डिस्काउंट। जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा अकाउंट्स का स्टार्ट होगा तब ये डिस्काउंट वाला टॉपिक अगेन एंड अगेन बार बार आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डील करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर, एंड इट इज द 2 टाइप्स। अगर बायर सेलर जो है वो बायर को कोई डिस्काउंट देगा, उसे हम लोग जो रिबेट या छूट देगा उसे हम लोग डिस्काउंट वर्ड में रखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, डिस्काउंट को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी मेरे पास है ट्रेड डिस्काउंट को लेकर, सेकंड कैटेगरी मेरे पास है कैश डिस्काउंट को लेकर। बेटे अगर हम लोग बात करें ट्रेड डिस्काउंट, तो लिखा गया व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस, और एक वर्ड मैंने लिखा कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस का मतलब होता है प्रिंट प्राइस। मतलब एक सेलर दूसरे सेलर को अगर लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देगा तो उसे हम लोग नाम देंगे ट्रेड डिस्काउंट। और एक बात याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जनरली बिजनेस रिलेशन में ही होगा, एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस एंड कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। मीनिंग बताता हूं बेटे, जनरली क्या होता है कि अब देखो, आप गुड्स जो है, मान लो मैं ये पेन किससे लेकर आया, रिटेलर से लेकर आया। रिटेलर ने ये पेन किससे खरीदा होगा, होलसेलर से। होलसेलर ने किससे खरीदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके ऊपर बैठा है मैन्युफैक्चरर। तो ये जो पेन मेरे हाथ में आया ना, ये चैनल से आया है। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा होगा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा होगा रिटेलर को, और रिटेलर ने बेचा होगा अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो कुल मिलाकर बात क्या है, ये जो चैनल बनाना, इस चैनल में अब मान लो इस पेन का प्रिंट प्राइस मान लीजिए 50 रुपए है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ये पेन 50 रुपए में सेल किया होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को 50 रुपए में सेल किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को 50 रुपए में सेल किया होगा, और रिटेलर ने अल्टीमेट कंज्यूमर को 50 रुपए में सेल कर दिया? क्या ये चैनल ऐसे बना होगा, खुद बताओ जरा। ऐसे तो नहीं बना होगा। ये चैनल कैसे बना होगा? ये चैनल भाई, जब मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया, तो मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को माल दिया तो उसके ऊपर एक प्राइस
डिस्काउंट लेस करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर किसे आया, किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आया रिटेलर के पास, रिटेलर से आया अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास। तो कुल मिलाकर जो इस चैनल में लोग हैं, इन सभी चैनल के लोग जितने भी थे, उन सबको प्राइस के ऊपर एक डिस्काउंट मिला होगा और उन्होंने उस प्राइस को, जो डिस्काउंट है, उसको यूज करके प्रॉफिट कमाया। मतलब ये 50 रुपए प्रिंट प्राइस का स्टॉक, अब देखिए मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया होगा शायद 30 रुपए में डिस्काउंट लेस करके, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया होगा शायद 35 में, होलसेलर ने रिटेलर को दिया होगा डिस्काउंट लेस करके प्रिंट प्राइस पर, और उसके बाद अल्टीमेट कंज्यूमर को ये मिला एमआरपी पर। तो जो ट्रेड रिलेशन होता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट जो ऑफर होता है, आप यूं कह सकते हो बल्क में जब आप इकट्ठा स्टॉक परचेज करते हो तब आपको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ऑफर होता है। एक होता है बेटा मेरे पास कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है बेटा वो जनरली कैश पेमेंट जल्दी रिसीव करने के लिए होगा। अगर हम लोग बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, तो भाई मैं आपको बता दूं कैश डिस्काउंट तब मिलता है बेटे जब एक सब पर्सन से हमें कैश पेमेंट जल्दी लेना हो। मान लो हमने किसी कस्टमर को स्टॉक सेल कर दिया, उधार में सेल करोगे, अब उधार वाला पेमेंट मान लो हमें 1 या 2 महीने बाद मिलता है। अब ऐसा भी होता है कि भाई कोई कस्टमर को हमने उधार में सेल कर दिया और कल को कस्टमर पेमेंट देने से मना कर दे या वो लेट कर दे, तो हमें क्या चाहिए, कस्टमर से जितना जल्दी पेमेंट हो जाए रिसीव कर लो। अब कस्टमर से अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए उसको लालच का लड्डू देना पड़ेगा, तो वो लालच का जो लड्डू है उसका नाम है कैश डिस्काउंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बिजनेसमैन सीडी बोलते हैं, सीडी कैश डिस्काउंट। कि सीडी कितना दोगे, सीडी का मतलब होता है कि भाई अगर एक बिजनेसमैन किसी कस्टमर को स्टॉक सेल करता है उधार में, तो हम सीडी देंगे नहीं, लेकिन हमने कस्टमर को बोला कि भाई आप अगर एट अ टाइम पेमेंट दे दोगे, अर्ली पेमेंट दे दोगे, तो हम आपको एक डिस्काउंट देंगे जिसका नाम होगा कैश डिस्काउंट। तो दो तरह के डिस्काउंट मेरे बिजनेस में काम करते हैं बेटा, एक डिस्काउंट काम करता है ट्रेड डिस्काउंट, एक डिस्काउंट काम करता है बेटा कैश डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट मेरे बिजनेस में वर्कआउट करेंगे। ये वाली बात बताएं क्लियर है क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद मैंने एक वर्ड और आपके साथ डिस्कस करना है जिसका नाम है प्रोप्राइटर। आप बोलेंगे सर प्रोप्राइटर क्या? प्रोप्राइटर भाई बिजनेस का ओनर जो होता है ना उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। ये वर्ड मैंने स्पेशली इसलिए बताया क्योंकि ये वर्ड आपने पहले लाइफ में कभी पढ़ा नहीं है। ओनर आपको समझ में आता है, बट जो प्रोप्राइटर वर्ड है वो सिंगल ओनर के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, अगर एक बिजनेस का सिंगल ओनर होगा तो उसे बोला जाएगा प्रोप्राइटर। एक बिजनेस के एक से ज्यादा ओनर होंगे तो उसे बोला जाएगा पार्टनर। और मल्टीपल ओनर होते हैं, जब मान लो कंपनी लेवल पर बात करते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा शेयर होल्डर्स। तो कंपनी में या बिजनेस में या ओनर में बेसिकली क्या प्रोप्राइटर वर्ड का मीनिंग कब आता है, जब एक बिजनेस का सिंगल ओनर होगा तो उसे प्रोप्राइटर वर्ड बोला जाएगा। आप इसको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटर, अकेला ओनर, सिंगल ओनर। अगर एक बिजनेस का सिंगल ओनर होगा तो उसे हम लोग नाम देंगे प्रोप्राइटर का। यहां मैंने प्रोप्राइटर का मीनिंग क्या लिखा कि प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। मतलब ओनर ना, कि ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाई, तो कैपिटल लगाने वाले पर्सन को क्या बोला जाएगा, प्रोप्राइटर। मैनेज इट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल रिस्क कनेक्टेड विद द बिजनेस। बिजनेस को चलाएगा, बिजनेस के सारे रिस्क जो है वो प्रोप्राइटर के होंगे, उसे हम लोग नाम देंगे प्रोप्राइटर। बिजनेस का जो ओनर है सिंगल ओनर होगा तो मैंने बोला प्रोप्राइटर बोलते हैं, एक से ज्यादा ओनर होंगे तो उसे हम लोग बेटा पार्टनर बोलते हैं। चलो मैं आगे आए। उसके बाद मेरे पास अगला जो वर्ड है आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो है जी मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अब भाई जब आपने ये बेसिक वर्ड समझ लिए, अब आप बोलेंगे सर हम अकाउंट्स कैसे बनाएं? तो अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो प्राइमरी लेवल पर कुछ बुक्स बनाई जाती हैं, प्राइमरी लेवल पर कुछ बुक्स बनाएंगे। अगर मैं बता दूं प्राइमरी लेवल पर जर्नली एक बुक बनती है जिसका नाम होता है जर्नल बुक। आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखो भाई मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं तो आप जरा सोचिए, मैंने आपको जब पढ़ाया तो एक लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं। अब जो लैंग्वेज मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं वो लैंग्वेज आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है तो आप मेरे साथ पढ़ पा रहे हो। अगर मान लो आपको मेरी लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है
तो आप बताओ क्या आप मेरे साथ कंफर्ट जोन में पूरा सिलेबस पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो मेरे को एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में आए। अकाउंटिंग की भी बेटा अपनी एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग की भी अपनी एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है जनरली वो है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री जहां लिखी जाएगी, जहां नोट की जाएगी, जहां रिकॉर्ड की जाएगी, उस बुक का नाम होता है बेटा जर्नल बुक। तो हम लोग यहां देखेंगे कि मीनिंग ऑफ बुक्स में कि मीनिंग ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो बोला गया द टर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेफर टू द जर्नल एंड लेजर ऑफ द बिजनेस एंटिटी विच इज इन द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड में जब बुक्स में हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज को, जर्नल बुक में और लेजर बुक में, तो उसे हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग बुक्स। इन लार्ज स्केल बिजनेस, अगर आपका बिजनेस का स्केल लार्ज है तो भाई अकेली जर्नल बुक बनाने की बजाय कुछ और सब्सिडरी बुक्स भी हम लोग बनाएंगे। बेटे मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग प्रोसेस में आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसमें पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में ये आपको टर्म मैं डिफाइन करने वाला हूं कि किस तरह से आपका जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने वाला है। मैं आपको बता दूं बेसिक लेवल पर बनती है जर्नल बुक, और जर्नल बुक की कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं। अगर बिजनेस का स्केल छोटा है तो आप अकेला जर्नल बुक बना दें। अगर बिजनेस का वाइड स्केल है, ज्यादा बड़ा बिजनेस है, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होंगी, तो उनको डाइवर्ट हमें करना पड़ेगा। तो उनको डाइवर्ट करने के लिए हम लोग बुक्स को भी डाइवर्ट कर देंगे। यहाँ नंबर ऑफ बुक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर मान लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है और नंबर ऑफ बुक्स हम लोग बनाएंगे जिसका नाम होता है बेटा सब्सिडरी बुक्स, तो सब्सिडरी बुक्स के नाम पर मैं आपको बनाकर दूंगा कैश बुक, मैं आपको बनाकर दूंगा परचेज बुक, मैं आपको बनाकर दूंगा सेल्स बुक, मैं आपको बनाकर दूंगा परचेज रिटर्न बुक, मैं आपको बनाकर दूंगा सेल्स रिटर्न बुक, मैं आपको बनाकर दूंगा जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो मेरे को बनानी पड़ेंगी। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी बुक्स बनानी पड़ेंगी। ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें आने वाले लेक्चर्स में हम अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं बेटे। सही बात है। चलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद यहां मेरे पास एक वर्ड आता है एंट्री। आप बोलेंगे सर ये क्या है? अभी मैं जो बता रहा था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्राइमरी लेवल पर कौन सी बुक बनती है? जर्नल बुक। अब जर्नल बुक में किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो वहां मेरी एक लैंग्वेज होती है। आपका जो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर जब मैं बताऊंगा उसका नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है बेटे, मैं आपको ना एक बिजनेस की जो अकाउंटिंग टर्म है वो डबल एंट्री सिस्टम पर फॉलो करवाऊंगा। बिजनेस में दो वर्ड आएंगे अकाउंटिंग करते टाइम, एक वर्ड आएगा डेबिट, एक वर्ड आएगा क्रेडिट। हम लोग किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के मेथड को यूज करके उसे हम बुक्स में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज करेंगे जिसका नाम होता है जर्नल एंट्री। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसको अकाउंट्स बुक्स में जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसे बेटे हम लोग नाम देते हैं एंट्री। सही है। मैं फिर बता दूं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपी 10,000, कि मैंने राम से 10,000 का स्टॉक परचेज किया। अब ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि मैंने बिजनेस में काम किया। अब इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स बुक्स में कैसे लिखेंगे, उसकी क्या लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज का नाम होता है बेटा एंट्री। अगला चैप्टर प्रैक्टिकली मैं वही पढ़ाने वाला हूं कि जर्नल एंट्री का बनाने का बेस क्या है। सही बात है। तो चलिए, तो एंट्री के बारे में मैंने क्या लिखा, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है देन इट इज कॉल्ड एंट्री। बताया ना मैंने कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक पर्टिकुलर मेरे पास क्या होगी, लैंग्वेज, उसको वो लैंग्वेज में कोडिंग करके और आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो मैं उसे नाम दे दूंगा एंट्री। ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय द वाउचर। वाउचर हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे उसका पहले तो बनता है वाउचर, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने ये ट्रांजेक्शन की थी। वाउचर पहले बनेगा, उसके बाद देयर शुड बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट द वाउचर। और वाउचर नहीं होगा तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि वो लीगल प्रूफ आपके पास नहीं होगा। तो भाई पहले अकाउंट्स में क्या होगा, वाउचर बनेगा,
बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, उसका वाउचर आपके पास है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे मैं नाम देने वाला हूं बेटे एंट्री। ये वाली बात बताओ क्लियर क्या? चलो फिर अगर हम लोग बात करें एंट्री के बाद एक सिंपल सा वर्ड है सोलवेंट। इसके बाद अगला जो वर्ड आएगा स्क्रीन पर वो आएगा इंसॉल्वेंट। भाई सोलवेंट और इंसॉल्वेंट दो वर्ड आएंगे बैक टू बैक, दोनों का मीनिंग बता दूं। सोलवेंट वो पर्सन होता है जो इस पोजीशन में होगा कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज की, सारे एक्सपेंस की पेमेंट कर पाए। मतलब एक ऐसा पर्सन जो सही पोजीशन में है, गुड पोजीशन में है, उसे सोलवेंट पर्सन बोला जाता है। लेकिन बेटा बिजनेस में कई बार ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको इतने हैवी लॉस हो गए कि वो अपने पास जो उनके पास एसेट्स हैं उनको बेचकर अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज पेमेंट कर पाए, तो वो लोग हो जाते हैं इंसॉल्वेंट। बेटा इंसॉल्वेंट जो है उसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, मतलब जिसका दिवाला निकल गया। अगर आपने सुना होगा पहले, इंसॉल्वेंट का मतलब बेसिकली हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे द आउटसाइड लायबिलिटीज। जो पर्सन अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होगा वो होगा इंसॉल्वेंट, और जो अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को इजीली पेमेंट करने की पोजीशन में होगा वो होगा सोलवेंट। यहां स्क्रीन पर देखो मैंने लिखा है सोलवेंट पर्सन के बारे में, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज हु इज इन द पोजीशन टू पे इट्स डेट्स आर कॉल्ड सोलवेंट। वो पर्सन जो अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करने की पोजीशन में है उसे हम लोग नाम दे देंगे सोलवेंट। और ये देखिएगा एक वर्ड मैंने लिखा इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। डेट्स का मतलब लाइबिलिटीज कह लीजिए आप एक तरह से, तो उसे हम लोग नाम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। जो अपने डेट्स या लाइबिलिटीज को पेमेंट कर पा रहा है वो सोलवेंट, जो नहीं कर पा रहा है वो इंसॉल्वेंट। अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड मैंने यूज कर दिया बेड डेब्ट्स। अब जो ये बेड डेब्ट्स वर्ड है ये आपको बहुत बार मिलेगा पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में, ये वर्ड बहुत बार आएगा। बेड डेब्ट्स का मतलब होता है डूबत। बेड डेब्ट्स वो पैसा होता है जो हमें कस्टमर से लेना था लेकिन कस्टमर ने वो पेमेंट हमें नहीं दिया। हो सकता है कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया हो, जो पिछला वर्ड मैंने बताया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जिसको हैवी लॉस हो गए और वो पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होगा तो वो कौन होगा? इंसॉल्वेंट। तो यहां क्या लिखा मीनिंग ऑफ बेड डेब्ट्स? तो लिखा द बेड डेब्ट्स इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। जो डेटर से रिकवरेबल नहीं है उसे हम लोग नाम दे देंगे बेड डेब्ट्स। टू हुम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसमें अपने गुड्स को उधार में सेल किया था, वो डेटर्स थे, अब उनसे वो पैसा रिकवरेबल नहीं हुआ ड्यू टू डिस्प्यूट, या तो आपका उससे कोई झगड़ा हो गया, या इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, या फिर डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर इस पोजीशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल वी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू ए ऑन क्रेडिट। हमने ए को 10,000 रुपए का स्टॉक सेल कर दिया उधार में। ए मेड टू प्रॉमिस टू अस पे अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। ए ने हमें ये बोला कि मैं आपकी पेमेंट 1 महीने बाद कर दूंगा। आफ्टर 1 मंथ ए बिकम इंसॉल्वेंट। ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही कुड पे ओनली ₹8,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब जो पैसे हमने उससे लेने थे वो केवल हमें कितने दे पाया? 8,000। इसका मतलब ये हो गया 2,000 बिकम बेड डेब्ट्स। अब जो 2,000 हो गए वो समझ लो क्या हो गए? बेड डेब्ट्स हो गए। अब मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? जो 2,000 हो गए वो क्या है बेटा? बेड डेब्ट्स। बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? चलो इतनी वर्किंग करने के बाद अगर बेटे मैं इससे आगे की बात करूं तो एक वर्ड मैंने लिखा है इनवॉइस। एक एक करके सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, क्योंकि जब तक ये वर्ड्स आपको क्लियर नहीं होंगे ना बेटा मजा ही नहीं आएगा काम करने का। तो चलिए मीनिंग ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? देखिएगा इनवॉइस और बिल is prepared by the seller of the goods when he sell the goods to the buyer on credit. जनरली इनवॉइस एक तरह का बिल होता है, आप ये बात मानकर चलिएगा। इनवॉइस आप जनरली जब कोई स्टॉक परचेज करके लाते हैं तो आप सप्लायर को क्या बोलते हैं? सेलर को क्या बोलते हैं कि लाओ सर बिल दो। तो वो बिल जो वर्ड होता है बेसिकली बिल जो होगा इनवॉइस का ही दूसरा नाम है। इनवॉइस जो है वो जनरेट होगा किसी भी परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन में। अब दोबारा अगर इसको मैं पढ़ूं, इट एन इनवॉइस और बिल
is prepared by the seller of the goods when he sell the goods to the buyer on credit. It is prepared in duplicate. It contains the detail of the name of buyer, detail of goods sold, rate, क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ सेल्स। मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल में नोट होगा, कौन से रेट वाली गुड्स हमने सेल की हैं, क्या उसकी क्वांटिटी थी, कितना उसका अमाउंट था, वो सब चीजें उस बिल में मेंशन होंगी, उस इनवॉइस में मेंशन होंगी। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बिल इज गिवन टू द बायर। अब जब उसकी ओरिजिनल कॉपी बनेगी वो हम बायर को हैंड ओवर करेंगे। एंड द ऑफिस कॉपी ऑफ द इनवॉइस इज रिटेन बाय द सेलर एट अ एविडेंस ऑफ सेल्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। और डुप्लीकेट कॉपी को सेलर अपने पास रख लेगा। अब एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट थे ना, एक बायर एक सेलर। बायर के पास जो एविडेंस आया वो परचेज इनवॉइस है, और डुप्लीकेट सेलर के पास जो रह गई वो सेल इनवॉइस है। तो एक ट्रांजेक्शन में दो पार्ट हैं, एक परचेजर और एक सेलर, एक बायर और एक सेलर। सही बात है। तो इनवॉइस जब हम लोग जनरेट करेंगे बायर और सेलर, इस तरह से हम लोग लेकर चलने वाले हैं। तो इनवॉइस जब हम लोग जनरेट करेंगे तो दो पार्टीज इनवॉइस पर वर्क करेंगे। सही बात है जी। आइए, उसके बाद एक वर्ड मेरे पास है, मीनिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? जिंदा स्टॉक। लाइव का मतलब जिसके अंदर जान हो। बेसिकली लाइव स्टॉक है ना, बिजनेस में हम लोग बोलते हैं एनिमल्स को। कई बिजनेस ऐसे हैं जिनमें बिजनेस की टर्म्स में एनिमल्स यूज होते हैं। एनिमल्स यूज कैसे होते हैं भाई? आप बोलोगे सर जैसे, अब मैं बात करूं, कोई ऐसी आपकी फैक्ट्री है, कोई साइट है जहां एनिमल्स, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सब यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब मान लीजिए आपकी कोई ऐसी काम कंस्ट्रक्शन साइट है जहां आप कार से ट्रेवल कर ही नहीं सकते हो, जैसे हिली एरियाज होते हैं, वहां लोडिंग अनलोडिंग के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं। तो भाई अगर आपके बिजनेस में एनिमल्स का यूज होता है और आपने अपने बिजनेस में एनिमल परचेज कर रखे, तो वो एनिमल्स आपके लिए क्या होंगे? लाइव स्टॉक। यहाँ स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, एनिमल्स लाइक हॉर्स, ओक्स, कैमल आर यूज इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन पैलेस टू द अनदर फॉर अटैचिंग देम इनटू द कार्ट। मतलब कार्ट में अटैच करके, एक गाड़ी है उसमें आपने बैल को लगा दिया और वो बैल उस गाड़ी को धकेल रहा है, मींस एक एनिमल आपके बिजनेस में यूज होगा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसे हम लोग बिजनेस की टर्म्स में नाम देंगे लाइव स्टॉक का। सही बात है। चलो, लाइव स्टॉक के बाद एक वर्ड मेरे पास आता है जी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले जीएसटी आया था। जीएसटी से पहले इंडिया में दो तरह की चीजें हैं, एक बिजनेसमैन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक बिजनेसमैन गुड्स को सेल कर रहा है। तो पहले गुड्स को सेल करने पर तो लगता था सेल्स टैक्स या वेट, और सर्विसेज के ऊपर इंडिया में लगता था सर्विस टैक्स। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो कि सेलर चार्ज करेगा परचेजर से, और उसके बाद सेलर वो टैक्स का अमाउंट पे कर देने वाला है गवर्नमेंट को। और मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहां लिखा हुआ है द ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज, सेल्स टैक्स, वेट, सर्विस टैक्स हैज बीन मर्ज इनटू द सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। इंडिया में पहले ये अलग अलग टैक्स लगते थे, अब इन सबको मर्ज करके एक वर्ड बना दिया गया जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सही है जी। तो ये काम आपको समझ लेना है, जीएसटी क्या है। आपका एक चैप्टर आएगा जर्नल एंट्री विद जीएसटी, मैं आपको पूरा जीएसटी का ट्रीटमेंट बताऊंगा, कैसे आपको जीएसटी कलेक्ट करना होता है, कैसे आपको पे करना होता है, क्या उसकी अकाउंटिंग होगी, सब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, बेटा बिजनेस में आप जब बिजनेस करेंगे तो डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कभी स्टॉक आएगा, कभी जाएगा, कभी पैसे आएंगे, कभी जाएंगे। तो बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए, डेली रूटीन को वर्क करने के लिए जितने अमाउंट की जरूरत हमारे बिजनेस को होगी डे टू डे ऑपरेट करने के लिए, उसे हम लोग नाम देंगे वर्किंग कैपिटल। अब बिजनेस की जितनी हमारी करंट एसेट्स हैं और जितनी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, अगर मैं उनका डिफरेंस निकाल लूं तो वो हमारे बिजनेस के लिए बनती है वर्किंग कैपिटल। अगर मैं लिखूं द पार्ट ऑफ द कैपिटल अवेलेबल विद द फर्म फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की डे टू डे वर्किंग का मतलब होता है भाई
आपको डेली रूटीन में परचेज करना होता है, फिर सेल भी करते हो, फिर खर्चे भी करते हो, तो उतना अमाउंट जो आपके बिजनेस का सर्कुलेशन बनाए रखता है कि वो आया फिर आपने ब्लॉक कर दिया, फिर आया फिर ब्लॉक कर दिया, तो ये जो डेली रूटीन में आपके बिजनेस को सर्कुलेट बनाए रखेगा, उसे हम लोग नाम देते हैं वर्किंग कैपिटल। वैसे तो आपका पैसा बिजनेस में ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा अमाउंट होता है जो डेली रूटीन में सेल परचेज में, आज आपने सेल की, अगले दिन उसी को ब्लॉक कर दिया, मतलब आज कैश आया फिर ब्लॉक हो गया, कैश आया फिर ब्लॉक हो गया, तो ऐसा कितना अमाउंट है जिससे कि आपका बिजनेस सर्कुलेट होता रहेगा, उसे हम लोग नाम देंगे बेटे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के बाद अब कुछ वर्ड है मेरे पास, क्रेडिट, और इससे अगला जो वर्ड आएगा डेबिट। मैं आपको बता दूं इनके बारे में, यहां से ज्यादा मैं डबल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां समझ में आएगा। मैं अभी आपको बता दूं, इंडिया में जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो हमारे पास एक अप्रोच है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में दो वर्ड आते हैं, एक आता है डेबिट और एक आता है क्रेडिट। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां मैंने बताया एक अकाउंट की दो साइड होती है, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड। अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, डबल एंट्री सिस्टम में डिटेल खोल दूंगा मैं इसकी, लेकिन अभी सुन लो, डेबिट और क्रेडिट ये जो दो वर्ड हैं, ये अकाउंटिंग में एज अ सिंबल काम करते हैं। अकाउंटिंग में दो सिंबल हैं, एक वर्ड है डेबिट और एक वर्ड है क्रेडिट। तो देर आर सिंबल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखो यहां मैंने लिखा डेबिट, इससे पिछली स्लाइड पर था क्रेडिट, लेकिन ये दोनों जो है वो सिंबल हैं अकाउंटिंग के। ये वर्ड कहां से आए, डबल एंट्री सिस्टम में इनका पूरा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन है डबल एंट्री सिस्टम के फादर, किन्होंने बनाया डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट वर्ड कौन लेकर आया, पूरा डिटेल आपको अगले चैप्टर में, जहां आप पढ़ना है डेबिट डबल एंट्री सिस्टम, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट के बाद एक वर्ड मैंने यूज किया है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो वर्ड है बेटे, बेसिकली डेप्रीशिएशन क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक एसेट की वियर एंड टीयर से, एक एसेट की वियर एंड टीयर से, लगातार एसेट को लगातार लगातार यूज करने से एसेट की वैल्यू जो है वो डाउन आ जाती है। मेरे को एक बात बता दो, मैंने एक नया मोबाइल कभी परचेज किया 1 लाख रुपए का, और आज 3 साल यूज करते हो गए, और मैं अगर चाहूं कि ये 1 लाख रुपए का सेल हो जाए, तो क्या ये मोबाइल 1 लाख रुपए का सेल हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको 3 साल आपको यूज करते हो गए, अब ये पुराना हो गया, इसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो भाई जितनी वैल्यू इसकी हो गई है डाउन ईयर टू ईयर, उसे ही हमने नाम देना है अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रीशिएशन। तो आप क्या देखते हैं, पढ़िए, लिखा है मैंने, डेप्रीशिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ द यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द टाइम एंड एब्सोलेंस और एक्सीडेंट। मतलब किसी भी एसेट के टाइम बीत जाने की वजह से, या नई एसेट, मतलब पुरानी का चलन खत्म हो गया, नया इनोवेशन आ गया, अब नई एसेट चलती है, पुरानी फ्लॉप हो गई, या एसेट का एक्सीडेंट हो गया, या मैं कहता हूं कि लगातार लगातार आप अगर किसी भी एसेट को यूज करते हो, तो उसको यूज करने से एसेट की वैल्यू में जितना डाउनफॉल आएगा, उस डाउनफॉल को हम लोग नाम देने वाले हैं डेप्रीशिएशन। सही बात है। चलो, डेप्रीशिएशन वर्ड के बाद अगर मैं बात करूं, यहां एक मीनिंग है रिबेट। रिबेट बेटे एक तरह का डिस्काउंट ही है, लेकिन यहां रिबेट वर्ड स्पेशली कई बार आता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। अदरवाइज रिबेट एक तरह से, रिबेट को हिंदी में बोलते हैं छूट या डिस्काउंट आप कह सकते हो। इट इज द रिडक्शन इज द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स after goods has been sold. Stating differently, rebate is offered and allowed on the sales completed in the past, and it is allowed for the reason other than which our trade discount is allowed. For example, discount allowed of the poor quality of goods. Rebate किसी तरह की छूट हो सकती है, या यूं कह लीजिए rebate बेसिकली अगर मैं बताऊं, तो आप जब देखते हैं कई बार गुड्स की सेल लगी होती है, छूट जो मिलती होती है, गुड्स पुरानी हो गई, मतलब ऑर्डर में नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से, अगर आप उसका प्राइस डाउन कर दें, जितना प्राइस आप डाउन करके कस्टमर को सेल कर रहे हो, वो जो डाउन आपने किया, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बिजनेस में, रिबेट।
ठीक है जी, तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बता दिए, कैसे कैसे आपके अकाउंट्स में बिजनेस की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कॉमनली यूज्ड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मैंने आपको बता दी। स्क्रीन पर आपको कुछ एक इमेज दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूं बेटा, विशेष एकेडमी जो है वो आपको बेटर लेक्चर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन विशेष एकेडमी जो है उसके कुछ हमारे ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है, हम आप हमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर विशेष एकेडमी के नाम से। हमारा फेसबुक पर एक पेज है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स, जहां आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं, बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं जो आपके स्टडी लेवल पर आपको हेल्प करते हैं। तो भाई अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो मैं ये चाहूंगा सबसे पहले आप एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है विशेष एकेडमी, उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जितने अपडेट्स हैं मैं वहां आपको दे पाऊं। प्लस आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर दें ताकि वहां जितने भी नोटिफिकेशंस आपको मिलने हैं वो सब आपको उसका बेनिफिट आप ले पाए। हमारा विशेष एकेडमी पर, विशेष एकेडमी का प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से, जहां से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनका बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। तो बने रहें विशेष एकेडमी पर, अगले टॉपिक के लिए, क्लासेस के लिए हम आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस देने वाले हैं, हमारे एप्लीकेशन पर क्लासेस देने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया, मेरा नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था क्लास के स्टार्टिंग में ही, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बने रहें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अगली क्लास में मैं बुक के साथ पढ़ाने वाला हूं। आपको मैंने एक बुक इशू की थी, उस बुक से मैं इसके डाउट्स लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।